नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, जब पिच इंडिया एक्ट 1784 ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल मजबूत कर दिया था, तो फिर 1813 में चार्टर एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर हर 20 साल बाद रिन्यू किया जाता था। 1813 में चार्टर रिन्यू करने का समय आया, लेकिन इस बार सिर्फ चार्टर रिन्यू नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के पावर्स में कुछ बड़े बदलाव किए। इसे 1813 में चार्टर एक्ट पास किया गया। अब चलिए देखते हैं इस एक्ट के मेन फीचर्स। फर्स्ट फीचर, इन ऑफ ट्रेड मोनोपोली। ये इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था। अब सवाल आता है, ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है कि किसी काम को करने का अधिकार सिर्फ एक ही कंपनी या व्यक्ति के पास हो। 1813 से पहले इंडिया के साथ ट्रेड करने का अधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, लेकिन इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया गया। अब दूसरी ब्रिटिश मर्चेंट्स भी इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते थे, लेकिन एक बात याद रखना, कंपनी का टी ट्रेड और चाइना ट्रेड पर मोनोपोली अभी भी बने रहे। सेकेंड फीचर, क्रिश्चियन मिशनरीज। इस एक के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आने और अपने रिलीजन का प्रसार करने की परमिशन दी गई। साथ ही उन्हें स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलने की भी अनुमति मिली। थर्ड फीचर, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर था। इस एक के तहत पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एजुकेशन के लिए 1 लाख पर ईयर खर्च करने का प्रोविजन किया। ये इंडियन एजुकेशन के हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता था। तो दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया और एजुकेशन और मिशनरी एक्टिविटीज़ का रास्ता खोल दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली लगभग ख़त्म हो गया, तो क्या कंपनी अब भी एक ट्रेडिंग कंपनी बने रही? इसका जवाब हमें मिलता है चार्टर एक्ट 1833 में। चलिए अब समझते हैं चार्टर एक्ट 1833। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, जब चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली लगभग खत्म कर दिया था, तो फिर 1833 में एक और चार्टर एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, 1813 के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी टी और चाइना के साथ ट्रेड करती रही, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ ट्रेड न करे, बल्कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ध्यान दे। इसी वजह से 1833 में चार्टर एक्ट पास किया गया। ये एक सेन लेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं इस एक्ट के मेन फीचर्स। फर्स्ट फीचर्स, इन ऑफ कंपनीज ट्रेड। ये इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था। 1813 के बाद कंपनी का सिर्फ टी और चाइना ट्रेड बचा था, लेकिन 1833 के एक्ट ने कंपनी का ये ट्रेड भी खत्म कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, अब इसका काम सिर्फ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था। सेकेंड फीचर्स, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस एक से पहले गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल के लिए होता था, लेकिन अब बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। इस पद पर लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, यानी पहली बार पूरे ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही अथॉरिटी के अंडर लाया गया। थर्ड फीचर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इस एक ने लेजिस्लेटिव पावर्स को सेंट्रलाइज कर दिया, मतलब बॉम्बे और मद्रास की लॉ बनाने की पावर्स कम कर दी गई। अब पूरी ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास आ गया। फोर्थ फीचर्स, ओपन कंपटीशन फॉर गवर्नमेंट जॉब। इस
एक में कहा गया कि गवर्नमेंट जॉब्स में किसी व्यक्ति के साथ रिलीजन, कास्ट, कलर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी थ्योरी के हिसाब से सबको बराबर मौका मिलना चाहिए था। तो दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बदल दिया। लेकिन एक सवाल भी अभी भी बाकी था। जब कंपनी अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी, तो क्या इस सिस्टम में और रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं थी? इसी का जवाब हमें मिलता है चार्टर एक्ट 1853 में। चलिए अब समझते हैं चार्टर एक्ट 1853। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है। जब चार्टर एक्ट 1833 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था, तो फिर सिर्फ 20 साल बाद 1853 में एक और चार्टर एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, 1833 के बाद ब्रिटिश इंडिया का एरिया काफ़ी बढ़ चुका था। एडमिनिस्ट्रेशन भी पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब सिर्फ पुराने सिस्टम से काम नहीं चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट बनाना होगा। इसी वजह से चार्टर एक्ट 1853 पास किया गया। अब चलिए देखते हैं इस एक्ट के मेन फीचर्स। फर्स्ट फीचर, चार्टर रिन्यूड विदाउट फिक्स टाइम। ये इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर हर 20 साल के लिए रिन्यू होता था, लेकिन 1853 के एक्ट में पहली बार चार्टर को बिना किसी फिक्स टाइम लिमिट के रिन्यू किया गया, यानी कंपनी तब तक इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाती रहेगी जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई नया फैसला ना ले। सेकेंड फीचर्स, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया, यानी कानून बनाने और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के काम को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। ये भारत में लेजिस्लेटिव सिस्टम के डेवलपमेंट की तरफ एक बड़ा कदम था। थर्ड फीचर, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 नए मेंबर्स ऐड किए गए। इससे लॉ मेकिंग प्रोसेस में और ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन हुई। फोर्थ फीचर, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस। ये इस एक का एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर था। इस एक ने पहली बार कहा कि सिविल सर्विस में रिक्रूटमेंट मेरिट के बेसिस पर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से होनी चाहिए। बाद में इसी रिकमेंडेशन के आधार पर इंडियन सिविल सर्विस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शुरू हुई। तो दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट चार्टर एक्ट था। इस एक्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को और मॉडर्न बनाया और सिविल सर्विस में ओपन कंपटीशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। 1857 का रिवोल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया, और इसी के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक ऐसा एक लाएगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। चलिए अब समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जब चार्टर एक्ट 1853 के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स हो गए थे, तो फिर सिर्फ 5 साल बाद 1858 में एक नया एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, 1857 का रिवोल्ट, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपोही मैत्नी भी कहा जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को सही तरीके से गवर्न नहीं कर पा रहे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं, बल्कि सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास होगा। इसी वजह से 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। अब चलिए देखते हैं इस एक्ट के मेन फीचर्स।
फर्स्ट फीचर्स इन ऑफ कंपनी रूल। ये इस एक का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था। इस एक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। अब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सीधा ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। यही से क्राउन रूल की शुरुआत हुई। सेकेंड फीचर्स पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस एक के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नया पद बनाया गया। यह ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी इसी के पास थी। इसकी मदद के लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाई गई। थर्ड फीचर गवर्नर जनरल बिकम वाइसरॉय। इस एक के बाद गवर्नर जनरल को एक नया टाइटल दिया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। फोर्थ फीचर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब इंडिया के सारे सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स पर सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरी तरह समाप्त हो गया। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1858 ने भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। कंपनी रूल खत्म हुआ और क्राउन रूल शुरू हुआ। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अब जब ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया ही था, तो क्या इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में कोई जगह दी गई? इसी का जवाब हमें मिलता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है।